बीसीसीआई का मतलब क्या है? बीसीसीआई का मतलब बीसीसी का मतलब है आपका बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इनकरेज इंडिविजुअल, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को इनकरेज करने के लिए जब हम कम्युनिकेशन को स्ट्रेटेजिक यूज तरीके से यूज़ करते हैं, एंड कम्युनिटीज़, किसी व्यक्ति या किसी कम्युनिटीज़ को हम जब इनकरेज करने के लिए हम कम्युनिकेशन को एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं टू अडेप्ट हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ताकि वो अच्छी प्रैक्टिसेस को, हेल्दी प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। तो वो क्या कहलाता है? हमारा बीसीसी कहलाता है, ठीक है। तो ये सोशल नॉर्म्स में होगा बीसीसी, क्योंकि सोसाइटी की चेंज हम इसमें कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इज द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। स्किल्स हमारी किसके अंदर आएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है आपका, कुछ इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं इसमें स्किल्स के लिए। पहला ऑप्शन है अफेक्टिव, कॉग्निटिव, टेम्पोरल और आपका फिजिकल, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है आंसर ये। इसमें आपका क्या होगा, ऑब्वियसली जो स्किल्स होंगी वो आपके किसके अंदर आएंगे, स्किल्स आपके कॉग्निटिव के अंदर आएंगी, ठीक है। कॉग्निटिव के अंदर स्किल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही आपके अंदर जितना अच्छा आपका ब्रेन चलेगा उतना ही अच्छा आपका, जितना कॉग्निटिव आपका रीजनिंग एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, आपके दिमाग की चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतनी अच्छे अंदर, उतनी ही आसानी से आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, ठीक है। तो स्किल्स किससे रिलेटेड है? आपके कॉग्निटिव से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। ये कलर स्कीम्स और कलर से रिलेटेड है, ठीक है। कलर स्कीम्स और कलर से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है कलर स्कीम आप सबने पढ़ी होंगी, जिसमें से हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपका इंटीरियर वाला पार्ट है उसके अंदर है हमारा, और क्लोथिंग में भी है ये चैप्टर, ठीक है, कलर स्कीम का, जिसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से आपको कलर्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपका कुछ ये कलर स्कीम्स के टाइप्स होते हैं। इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री है पहला। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, इसको पूरक बोलते हैं। इसके अंदर आपका ऑप्शन है, अगर हमारे पास येलो, ग्रीन एंड पर्पल, रेड पर्पल, ठीक है, येलो, ग्रीन और रेड पर्पल आएगा तो वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा, ठीक है। येलो, ग्रीन और रेड पर्पल, ठीक है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री आपका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, इसमें हम दो अपोजिट कलर लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं? अपोजिट कलर लेते हैं। जैसे कि आप कौन सा लोगे इसमें, ये देखो ये सारे अपोजिट कलर है ना एक दूसरे के। तो इसमें देखो इन्होंने कौन सा दिया है, इन्होंने दिया है येलो, ग्रीन और रेड पर्पल। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या लेंगे, येलो, ग्रीन और रेड पर्पल, ठीक है। ये देखो येलो, ग्रीन, सॉरी, ब्लू, ग्रीन और रेड पर्पल, ये है, हाँ, ठीक है, येलो, ग्रीन और रेड पर्पल, ठीक है। तो ये वाला आपका आएगा, आमने सामने के जो दो कलर होते हैं उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें और डबल कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कोई दो कलर एक्स बना के, ठीक है। जैसे कि येलो, ग्रीन और रेड पर्पल, ये वॉयलेट मतलब पर्पल ही है, और ब्लू ऑरेंज, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डबल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा जब आप आमने सामने के चार कलर ले रहे हो, ठीक है। और जब दो कलर लेते हैं तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो येलो, ग्रीन का आमने सामने क्या आएगा, वॉयलेट रेड आएगा, ठीक है, पर्पल रेड आएगा। तो ये आपके क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम कौन सा लेते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आप देख रहे हो एक कलर तो ये, और इसके सामने वाले कलर को छोड़ के कैसे उसके साइड के दो कलर हम लेते हैं, तो इसमें क्या बनता है, वाई बनता है, ठीक है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। तो मान लो हमने ये वाला कलर लिया, ठीक है, ये वाला कलर लिया हमने, ठीक है, ये वाला कलर लिया हमने। तो इसका बिल्कुल जो सामने पड़ा है उस कलर को छोड़ देंगे, उसके साइड के दोनों कलर ले लेंगे। तो ये कौन सी है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में, जैसे कि हमने इसमें ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला है आपका, इसमें अगर आपका ये क्वेश्चन दे रहे हैं ये देखो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का, येलो, रेड पर्पल एंड ब्लू पर्पल, ठीक है। येलो, रेड पर्पल और ब्लू पर्पल। अब देखो इसमें येलो का है, इसमें देखो येलो ये है ना, येलो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ब्लू पर्पल और रेड पर्पल इसके सामने के लिए, सामने के कलर को हमने छोड़ दिया। इसमें देखो येलो के सामने के दो कलर ये वाला कलर हमने छोड़ दिया और इसके साइड के दो कलर हमने ले लिए। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, हमारे ये कलर आएंगे, ठीक है। तीन कलर आएंगे इसमें, एक तो जो हमने हमारा प्राइमरी कलर सेलेक्ट किया है हमने, उसके सामने का छोड़ करके इसके साइड के दो कलर। तो येलो के साथ हम कौन सा लेते हैं, ब्लू पर्पल और रेड पर्पल, ठीक है। हम दो कलर लेंगे, ब्लू पर्पल और रेड पर्पल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 आएगा इसके उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है हमारा,
डबल कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने अभी बताया था कि हम क्या लेते हैं, सामने के दो कलर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कौन सा ले लेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट्री में, ये दो कलर और ये दो कलर, ठीक है। तो एक्स बन करके आएगा डबल कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में दो सामने कलर लेते हैं। ट्रायड में हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल के कलर लेते हैं, ठीक है। एक ये वाला कलर लेंगे, ये वाला कलर लेंगे और ये वाला कलर लेंगे। मान लो ये बन रहा है ट्रायड में, तो येलो के साथ ये वाला कलर लेंगे और ये वाला कलर लेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा, आपका ट्रायड का कलर हो गया, ठीक है। टेट्राड में लास्ट है टेट्राड। टेट्राड में हम कौन सा कलर लेंगे, देखो जैसे इन्होंने ले रखा है, ठीक है। टेट्रा का एग्जाम्पल है ये, इनमें से 4 कलर हमें लेने हैं, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल बनाते हुए 4 कलर आपको इसमें लेने हैं, ठीक है। तो ये टेट्रा हो गया। ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री का है, ठीक है। ये देखो ये टेट्रा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो टेट्राड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से ये सारे हमारे कलर स्कीम्स है। तो इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आपका देखो सामने से ही हमें आंसर दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का कौन सा वाला होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का होगा येलो, ग्रीन एंड रेड, पर्पल, ठीक है। क्योंकि अब इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री में 2 कलर होते हैं, तो सिर्फ यही दो, यहाँ ही 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि येलो ग्रीन क्या है वो एक कलर है और रेड पर्पल आपका एक कलर है। तो यहाँ पे 2 कलर यूज़ हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में हम 2 कलर लेते हैं आमने सामने के, ठीक है। एक कलर ये वाला, एक कलर ये वाला। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप। दूसरा है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम कितने कलर ले रहे थे, 4 कलर ले रहे थे, अपोजिट 4 कलर, ठीक है। तो अपोजिट जब हमने 4 कलर्स लिए थे, तो इसमें देखो ये भी आसान है, इसमें आप देख सकते हो इसमें कहाँ 4 कलर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, स्प्लिट में नहीं है वो, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम 3 कलर ले रहे थे, कंफ्यूज हो गई मैं, ठीक है। वो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में था, ठीक है। तो स्प्लिट में हम क्या ले रहे थे, वाई वाला शेप का जो आ रहा था हमारा, ठीक है। एक तो हमने वाला कलर लिया, फिर इसके सामने का छोड़ के उसके साइड के 2 कलर ले लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या ले रहे थे, 3 कलर ले रहे थे हम, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो वो क्या था, वो आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे क्या आएगा, देखो 3 कलर इसमें इसी में है, ठीक है। तो 3 कलर आप देखो, येलो, रेड पर्पल एंड ब्लू पर्पल, ठीक है। ये आपके 3 कलर हैं, तो इसको कह सकते हो आप, इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि किस में क्या कलर आएंगे, आपको कलर स्कीम याद नहीं है, तो ऐसे भी हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री वाला था एक्स वाला, ठीक है। इसमें हम 4 कलर लेते हैं, दोनों आमने सामने के कलर, ठीक है। 2 ग्रुप लेते हैं कलर्स के, एक ये वाला ग्रुप हो गया, एक ये वाला ग्रुप हो गया। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में इसलिए इसका नाम डबल है, ठीक है, दुगना। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखो 4 कलर किसमें है, आपके 4 कलर आपको दिख रहे होंगे डबल कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। 4 कलर्स में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो और ऑरेंज। नहीं, ये वाले नहीं होंगे 4 कलर। अब इसमें जो ये वाला ऑप्शन है, जिसमें हमें इन्होंने दे रखा है पर्पल, रेड पर्पल, ये आपका डबल कॉम्प्लीमेंट्री का है। रेड पर्पल, येलो और ऑरेंज, ठीक है। ये आपका एक तो येलो कॉमा येलो ऑरेंज है, ठीक है। तो एक तो येलो कलर अलग है और दूसरा येलो ऑरेंज कलर अलग है, ठीक है। तो एक तो इसमें ये करेक्शन है, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये मिट गया है शायद। तो इसमें इन्होंने 4 कलर देने चाहिए इन्हें, एक तो पर्पल, ठीक है, पर्पल और रेड पर्पल, ठीक है, रेड पर्पल, ठीक है, पर्पल। जब आप वो बनाओगे, कलर स्कीम बनाओगे, तो पर्पल, रेड पर्पल और पर्पल इस तरफ आएंगे, ठीक है। पर्पल ये पूरे कलर्स में, ये देखो, ये जैसे कि आपके कितने कलर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके इधर की तरफ आएंगे पर्पल और रेड पर्पल, ठीक है। तो ये आपके पर्पल और रेड पर्पल हो गए। इसके सामने कौन से आएंगे, इसके सामने आएंगे आपके येलो और येलो, येलो येलो और येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो और येलो ऑरेंज। तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा येलो और येलो ऑरेंज। तो इसमें एक येलो ऑरेंज जो है वो मिसिंग है, ठीक है। इसमें इन्होंने येलो के साथ एक ये ऑरेंज ही नहीं है अकेला, ये येलो ऑरेंज है, ठीक है, येलो प्लस येलो ऑरेंज, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, तभी ये समझ में नहीं आ रहा था वाला क्वेश्चन। तो आपका डबल कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया ना। इसमें 4 कलर होंगे, पर्पल, रेड पर्पल, येलो और येलो ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें आपके 4 कलर होंगे। इसमें मिसप्रिंट है, येलो ऑरेंज और होगा, एक कलर येलो और इसमें से मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। इसके बाद थर्ड है ट्राइड, ठीक है। ट्राइड में आपका क्या आएगा, ट्राइड में आपका आएगा था ये वाला, ठीक है। ये आपका है येलो,
सॉरी फोर्थ है ये ट्रायड वाला, येलो, ब्लू, पर्पल एंड रेड ऑरेंज। ठीक है, 3 कलर हैं, येलो, ब्लू, पर्पल और रेड ऑरेंज। तो आप जब देखोगे ट्राइंगल में तो ये 3 कलर आमने सामने आ रहे होंगे कहीं भी। ठीक है, हो सकता है ऐसे आ रहे हो, ठीक है, कहीं भी आमने सामने आ रहे होंगे 3 कलर। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो ये ट्राइंगल बना रहे होंगे ये 3 कलर। ठीक है, जब आप कलर स्कीम में देखोगे तो ये क्या है, येलो ट्राइड में क्या आएगा आपका, येलो, ब्लू ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज। ठीक है, ये इसका आंसर है, येलो, ब्लू ऑरेंज और रेड ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद आपका टेट्राड है। टेट्राड में आपके आमने सामने के 4 कलर आ रहे होंगे इस तरीके से, ये। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ उसमें जो भी आपका कलर व्हील है उसके उसमें ये 4 कलर लेंगे। ठीक है, कोई भी इस तरीके के अरेंजमेंट के कलर हम इसमें लेते हैं, तो इसमें हम ये वाले 4 कलर लेंगे हमारे टेट्राड में। तो टेट्राड में हमारा क्या आएगा, टेट्राड में आएगा हमारा ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, ये हमारे टेट्राड में आएंगे 4 कलर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर है। इसमें पहले का आंसर है आपका कॉम्प्लीमेंट्री में है, कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर है आपका येलो ग्रीन एंड रेड पर्पल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का है। डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का आपका है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का है आपका येलो, रेड, पर्पल एंड ब्लू पर्पल। ठीक है, फिर है डबल कॉम्प्लीमेंट्री का है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री में है आपका पर्पल, रेड पर्पल एंड येलो ऑरेंज। ट्रायड में है आपका फोर्थ वाला येलो, ब्लू, पर्पल एंड रेड ऑरेंज। ठीक है, फिर लास्ट टेट्राड में है आपका ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज और ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, ये आपका टेट्राड में है। ठीक है, तो ये आपके इनके ऑप्शंस है, आंसर्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केयर गिवर्स। अच्छा, कार्वेरीज इज़ अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, कार्वेरीज हमारा किसका फॉर्म है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, कार्वेरीज हमारा किसका फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्वरीज क्या है। तो कार्वरीज हमारा क्या होता है, कार्वरी बुफे सर्विस है। कस्टमर लीव्स देयर टेबल टू चूज़ फ्रॉम द डिशेज। मतलब इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो कस्टमर अपनी टेबल्स को छोड़ करके डिशेज को चूज़ करने के लिए उठते हैं, जाते हैं। एंड रोस्ट चॉइस ऑफ द मीट्स ऑन डिस्प्ले। जो भी डिस्प्ले में फूड डिशेज होती हैं, मीट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं उनके, तो उनको चूज़ करने के लिए वो अपनी सीट से उठ के जाते हैं, वहाँ से चूज़ करके वापस अपनी सीट पे आकर के बैठते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे एक तरीके का बुफे सर्विस है। ठीक है, क्या है ये आपका एक तरीके का बुफे सर्विस है कार्वरीज। ठीक है, तो इसका आंसर है बुफे सर्विस। इसका नेक्स्ट है बुफे सर्विस, जो मैरिजेस में लगा रहता है, साइड में सब डिस्प्ले रहता है, आपको जो खाना है आप ले सकते हो, स्टैंडिंग पोजिशन वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्यूबर्टी फेज इन्वॉल्व्स हार्मोनल चेंज इन द ग्लैंड विच आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी। ठीक है, तो प्यूबर्टी फेज जो होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस हमारे ग्लैंड में होते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, हमारे किडनी के ऊपर, विद इंक्रीज इन सर्टेन अदर हार्मोन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जो क्या है हमारे कुछ और हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। दिस चेंजेस अकर फ्रॉम अबाउट 6 to 9 years ऑफ एज इन गर्ल्स। 6 से 9 साल तक लड़कियों में ये दिखाई देने लगते हैं चेंजेस, और 1 साल लेट हमारे बॉयज़ में ये दिखाई देने लगते हैं। वह संधि में वृक्क के ठीक ऊपर स्थित ग्रंथियों में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन लड़कियों में 6 से 9 वर्ष के दौरान और लड़कों में के लगभग 1 वर्ष के बाद होते हैं। इस अवस्था में कुछ हार्मोन्स में वृद्धि हो जाती है जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो ये अवेकनिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स है। मतलब आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो जाग जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनार्की बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो आपके प्यूबर्टी हार्मोन्स को बढ़ाता है, यानी कि आपके अंदर मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल्स में, लड़कियों में फीमेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगते हैं। तो किसके कारण दिखाई देने लगते हैं, एड्रिनार्की बोलते हैं उसे। और ये क्या होता है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो आप किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स, वो आपका जागने लगता है। अवेकन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, वो अपना काम करने लगता है, जिससे कि आपके अंदर यौवन के यानी कि प्यूबर्टी के लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एड्रिनार्की इसका आंसर है। फिर है अ वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड टू द रेसिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट थ्रू कंबशन इज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जिसमें आपका अपशिष्ट निपटान विधि, जिसमें ठोस जैव
अपशिष्ट पदार्थों को दहन के माध्यम से अवशिष्ट एवं गैसीय उत्पादों में परिणत किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? भस्मीकरण। भस्म कर देते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? भस्मीकरण। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आंसर ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? भस्मीकरण यानी कि इंसिनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे रेसिड्यूज हैं उसे हम क्या करते हैं? भस्म कर देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है the quality of LPG quantity the quantity of LPG in cylinders for the residential purpose। जो आपके घरों में जो सिलेंडर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके कितने किलोग्राम के होते हैं, ठीक है। सरकार भी दे रही है अब सिलेंडर, तो आप घरों में जो सिलेंडर लगता है वो आपका कितने किलोग्राम का होता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से यानी कि 14 किलोग्राम का है, 14.2 किलोग्राम का है, या 14.8 किलोग्राम का है, या फिर 15 किलोग्राम का है, ठीक है। तो इसमें हम जो घरों में यूज़ करते हैं वो हमारे पास दो तरह के सिलेंडर, दो साइज़ में सिलेंडर आते हैं। एक है हमारा 14.2 किलोग्राम, ठीक है, एक है हमारा 14.2 किलोग्राम, और दूसरा हमारा 5 kg का सिलेंडर भी, आपने छोटे छोटे सिलेंडर देखे होंगे वो भी आते हैं, ठीक है। कुछ लोग 5 kg का जो छोटा वाला सिलेंडर होता है वो भी लेते हैं। तो रेसिडेंशियल पर्पस से हमारे पास दो तरह के सिलेंडर होते हैं, एक है 14.2 किलोग्राम और दूसरा है 5 kg का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कारपेट मेकिंग, ठीक है। कारपेट मेकिंग के करेक्ट सीक्वेंस आपको बताने हैं कि जब आप कारपेट बना रहे हो तो किस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस है, सबसे पहला है डिज़ाइनिंग, ठीक है, यानी कि आप क्या दोगे? सबसे पहले डिज़ाइन दोगे, डिज़ाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देना है? डिज़ाइनिंग देनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? दूसरे नंबर पर है आपका राइटिंग तालीम्स, ठीक है, तालीम्स लेखन, ठीक है। इसमें क्या है आपका? दूसरे में नंबर पे क्या करते हो? आप तालीम को लिखते हो, ठीक है, तालीम्स लेखन आप उसमें करते हो, राइटिंग तालीम्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका नोटिंग, यानी कि गांठ लगाने का काम करते हो आप, ठीक है, नोटिंग वाला काम करते हो आप, गांठ लगाने का, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है आपका कटिंग ऑफ पाइल, ठीक है, कटिंग ऑफ पाइल है, पाइल को कट करने का काम आप करते हो, ठीक है, पाइल को कट करने का काम करते हो। पाइल कौन सा है? वीव है, ठीक है, उस वीव को कट करने का काम करते हो। फिफ्थ में आप उसको वॉशिंग करते हो, सिक्स नंबर पे आप उसको सुखा देते हो, ड्राइंग। तो ये क्या होगा? ये आपका कारपेट मेकिंग के स्टेप्स हैं, ठीक है। इस स्टेप से हम क्या बनाते हैं? कारपेट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका? डिज़ाइनिंग आएगा। सेकंड नंबर पे आपका राइटिंग तालीम आएगा। थर्ड नंबर पे आप क्या आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा आपका नोटिंग। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा कटिंग ऑफ पाइल, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आएगा वॉशिंग, और सिक्स नंबर पे आपका ड्राइंग आएगा, ठीक है। तो सुखाने का काम सबसे लास्ट में करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एट वर्क प्लेस में इनिशिएट मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम दैट कैन बी अवॉइडेड बाई, ठीक है। अगर आप एक पोजीशन पे बहुत लंबे समय तक बैठे हो आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कार्यस्थल पर अधिक देर तक बैठने के कारण मांसपेशीय कंकालीय समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जिसे निम्न द्वारा बचाया जा सकता है, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं? निम्न तरीके से हम बच सकते हैं। एक तो है टेकिंग ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग बिटवीन, ठीक है। एक तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो काम के बीच में, और अपनी स्ट्रेचिंग करते रहो बॉडी को, ऐसा करते हैं ना, ऊपर हाथ हिला के थोड़ा बहुत बॉडी को हिलाते रहते हैं, स्ट्रेच करते रहते हैं, ठीक है। सेकंड है चेंज इन अ प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क में प्लेस में चेंज करना, आपका चेंज इन अ वर्किंग पोस्चर में चेंज करना, ठीक है। थर्ड है, फिर फोर्थ नंबर पे है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन रूम, ठीक है। जो रूम में जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको चेंज करना, ठीक है, लाइट को चेंज करना आपके रूम में। यूज़ ऑफ स्टैंडिंग वर्क स्टेशन, मतलब खड़े होकर काम करने के स्टेशन बनाने से आजकल खड़े होने की किचन बनाई जा रही है, ठीक है, सब स्टैंडिंग किचन यूज़ करते हैं। तो इसमें से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका, एक तो अगर आपको मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर से बचना है, जो आपकी मसल्स में प्रॉब्लम आती है, ताकि क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक एक गलत पोस्चर में बैठ करके काम करते हो, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे से ब्रेक्स लेने हैं, और अपनी फिजिकल स्ट्रेचिंग बीच बीच में करते रहना है। अपने वर्क प्लेस में चेंज ना, प्लेस ऑफ वर्क, काम करने का जो भी आपका स्थान है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको करते रहना है, ठीक है। फिर दूसरा है चेंज ना वर्किंग पोस्चर,
पोस्चर्स में बदलाव लाना, ठीक है, वर्किंग पोस्चर में बदलाव लाना, जो भी आप काम कर रहे हो उसके पोस्चर में बदलाव लाना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टैंडिंग वर्क स्टेशन, ठीक है, स्टैंडिंग वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये आपकी लास्ट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट है पर मस्कुलर डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमारे क्या हो गए, ए बी सी और ई इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द पावर ऑफ द प्रेस टू ब्रिंग अबाउट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड, ठीक है। जो हमारी प्रेस है, ठीक है, जो प्रेस है हमारी, जो हमारी प्रेस है उसमें वो क्या करती है, जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लेके आती है उसमें वो लिमिटेड ही कर सकती है, यानी कि सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक विकास लाने में प्रेस की शक्ति सीमित है। तो ठीक ही है, सही बात बोल रहा है, वो हर चीज़ प्रेस तो नहीं कर सकती है। फिर दूसरा है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ द प्रेस इज़ प्राइमरली लाइक एनी अदर बिजनेस और इंडस्ट्री। और ये सही बात है, जो प्रेस है वो आपके क्या है, और बिजनेस की तरह ही है। जो आपका न्यूज़ मीडिया और ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब आपका क्या एक बिजनेस से तो चला रहे हैं ये, ठीक है। तो पूंजीवादी समाज में प्रेस मुख्यतः किसी अन्य व्यवसाय या उद्योग के समान ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कि एक तो लिमिटेड है, वो कर नहीं सकती इतना, क्योंकि वो क्या है, एज अ बिजनेस ही वो काम करती है, कोई सोशल वर्क का काम वो नहीं करती है, ठीक है। प्रेस हमारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसको ये बोल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपाइलोरी, ठीक है। ट्रांसपाइलोरी फीडिंग्स आर, ट्रांसपाइलोरी फीडिंग्स हमारी कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग है, नासोड्यूडिनल ट्यूब फीडिंग है, नासोजिजिनल ट्यूब फीडिंग है। ये आपका वही है ट्यूब फीडिंग जो थी, ठीक है। कौन सी वाली, एंट्रल न्यूट्रिशन वाली, ठीक है। गैस्ट्रोस्ट्रोमी ट्यूब फीडिंग है और जिजनोस्ट्रोमी ट्यूब फीडिंग है। ये हमारी कौन सी एंट्रल वाली दे रखी है इन्होंने। तो ये क्या है, ट्रांसपाइलोरी फीडिंग हमारी ट्यूब फीडिंग कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये जो पाइलोरी फीडिंग जो है ये जनरली हम किस में देते हैं, बच्चों को देते हैं, जब बच्चा जो है ओरली लेने में सक्षम ना हो फीडिंग को, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन कौन सा लेते हैं, एक तो नासोड्यूडिनल ट्यूब फीडिंग देंगे इसके अंदर, ठीक है, जो नोज के थ्रू देते हैं, ठीक है। नासोड्यूडिनल ट्यूब फीडिंग हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। और सी वाला है नासोजिनल ट्यूब फीडिंग, ठीक है, सी वाला बी और सी, ठीक है, ये दो आप इसमें दोगे। और साथ ही साथ थर्ड वाला कौन सा दोगे आप, ऊपर जो नासोजिनोस्टोमी ट्यूब फीडिंग जो है, ठीक है, नासोजिनोस्टोमी ट्यूब फीडिंग, ठीक है। ये हम इसमें 3 तरह की फीडिंग जो है वो बच्चे को देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपाइलोरी ट्यूब फीडिंग आपका वही है जो हम छोटे बच्चों के लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, जब हमारा जो वो मुँह से खाना नहीं खा सकता है तो उसे हम क्या करते हैं, ट्यूब के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो नासोड्यूडिनल ट्यूब फीडिंग हो गया, नासोजिजिनल ट्यूब फीडिंग हो गया और जिजनोस्टोमी ट्यूब फीडिंग हो गया। तो 3 तरह की ट्यूब फीडिंग हम इसमें बच्चे को देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जन और रीज़न वाला है ये, प्रेजेंस ऑफ फाइटेट इन फूड मेक आयरन अनअवेलेबल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फाइटेट जो है, जो हमारे फूड की जो सबसे ऊपर की लेयर है फाइबर के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो अगर हम अनाज खा रहे हैं या किसी भी तरीके का फाइबर खा रहे हैं तो उसके ऊपर की लेयर में फाइटेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइटेट्स क्या करते हैं, आयरन और कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में आयरन और कैल्शियम क्या होता है, बॉडी में यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो ये ट्रू बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा है। प्रेजेंस ऑफ फाइटेट इन फूड मेक आयरन अवेलेबल, ठीक है। आपके जो खाने में जो आयरन है, फूड आपके जो खाने में फाइटेट है वो क्या करता है, आयरन को अनअवेलेबल कर देता है, बॉडी में यूज़ नहीं होने देता है। भोजन में फाइटेट की उपस्थिति आयरन की अनुपस्थिति करती है। तो सही बात है ये, इसीलिए बोलते हैं आयरन और कैल्शियम वाले फूड के साथ हमें बहुत ज़्यादा फाइबर वाला फूड उसके साथ नहीं खाना चाहिए, और टाइम पे खाना चाहिए हमें, लेकिन बिल्कुल जब आपने आयरन और कैल्शियम खाया उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा फाइबर वाला फूड खाना है, ठीक है। In presence of calcium and magnesium phytates form soluble complex with iron, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में फाइटेट जो है वो आयरन के साथ घुलनशील सम्मिश्रण निर्मित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला तो फॉल्स है,
बी वाला आपका, और जो पहला वाला जो है वो ट्रू है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फाइटेट फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन, तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है आयरन के साथ फाइटेट, ठीक है, बल्कि फाइटेट क्या करता है, उसको आयरन को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा सा फॉल्स है, ठीक है, ये पूरा पूरा फॉल्स है, और जो पहला वाला जो है ये ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, वो आपका ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, आपका फॉल्स है, ठीक है। 1 ट्रू है और स्टेटमेंट आर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रोटीन। अब इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका नेचुरल प्रोटीन है। अब नेचुरल जो प्रोटीन फाइबर है वो हमारा क्या क्या है, वो हमारा विकुना है इसमें, ठीक है। विकुना हमारा क्या है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन से बना हुआ फाइबर है विकुना, ठीक है। इसके अलावा लामा हमारा है, अल्पाका है और विकुना, ये 3 हमारे फाइबर क्या है, ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। लामा, अल्पाका और विकुना, ठीक है। तो ये 3 हमारे, और विकुना थर्ड वाला है, ठीक है। तो इन्होंने विकुना ही दिया है, तो विकुना हमारा क्या है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम वुमेन डेवलप पोस्ट पार्टम डिप्रेशन विच इन्वॉल्व्स अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड दैट टिपिकली अकर्स अबाउट 4 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो कुछ महिलाओं में क्या होता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन दिखाई देता है, डिलीवरी के कुछ हफ्तों में ही ये डिप्रेशन दिखाई देने लगता है। जब वो मदर बनती हैं तो मदर बनने के कुछ हफ्तों में ही इस तरीके का डिप्रेशन उन महिलाओं में दिखाई देने लगता है, ठीक है। वुमेन मेक न्यूमेरियस एडजस्टमेंट इन द फर्स्ट डेज एंड वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो भी वुमेन्स है उनके जीवन में बच्चे के जन्म देने के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रू है, ठीक है, इसीलिए उनमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट ऑफ 2 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू आर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में कौन से जो स्टेप्स हैं वो सही हैं। तो इसमें पहला वाला क्या है, फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली लॉन्ग्स, जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो लंबे होते हैं, तो सही बात है, आपके फाइब्रस प्रोटीन जो होंगे वो लंबे होंगे, ठीक है। जो फाइबर्स वाले प्रोटीन पाए जाते हैं वो लंबे होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नहीं सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि फाइब्रस हैं तो वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। दूसरा, कोलेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ये ठीक है, कोलेजन क्या है, हमारा फाइब्रस प्रोटीन का ही एक एग्जाम्पल है, ये ट्रू है। ग्लोमुलर प्रोटीन आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल, ठीक है। जो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो सामान्यतः ठोस एवं गोलाकार होता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, इसलिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन है क्योंकि गोल होता है वो, ठीक है। इलास्टिन, कैरेटिन और फाइबर्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो है हमारे कैरेटिन और जो ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, सी और डी, ठीक है, ये आपके प्रोटीन के एस्पेक्ट पे सही आंसर्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं, ट्रू फॉल्स के असर्शन और रीजन वाले। फॉर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी अ सेट ऑफ अदर प्रपोजिशन ऑफ आर मैच्ड विद द रिजल्ट रिसीव्ड बाय यूजिंग द मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी, ये क्या कह रहा है आपका, वैधता का निर्धारण करने के लिए परिमापकीय की सहायता से प्राप्त परिमाणों को अन्य प्रतिज्ञाप्तियों के साथ सुमेलित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वैलिडिटी जो है वो निर्धारित करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो अ सेट ऑफ अदर प्रपोजिशन आर मैच्ड विद द रिजल्ट रिसीव्ड बाय यूजिंग द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो भी आपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो आपके रिजल्ट आए हैं उसको आप क्या करोगे, दूसरे सेट के साथ क्या करोगे, मैच करके देखोगे, ठीक है। तो ये इससे आपको क्या पता चलेगी, वैलिडिटी पता चलेगी, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब ही कंसिस्टेंसी है ना। अ मेजरमेंट इज सेड टू possess validity to the degree that is conforms to predicted correlation and other theoretical proposition। परिमाण में वैधता की उतनी मात्रा मानी जाती है जितनी पुष्टि सैद्धांतिक प्रतिज्ञातियों के साथ अनुमानित सहसंबंध से प्राप्त होती है, ठीक है।
Our measurement is said to possess validity to the degree that is a conform to predicted correlation, जिससे आपको एक predicted correlation को confirm करने का काम करता है with other theoretical proposition में, किसी और theoretical proposition में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर जो है आपका दोनों ही ट्रू है ये, ठीक है। दोनों ही क्या है आपका ए एंड आर जो है वो दोनों ही क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो वैलिडिटी सही है, आप इसी तरीके से देखोगे वैलिडिटी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर है आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग लिनिन, ठीक है। जो आपको लिनिन वाला जो फाइबर है आपको जो हम फ्लैक्स प्लांट से निकालते हैं लिनिन फाइबर, तो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपका क्या है आपका करेक्ट सीक्वेंस में इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा आपका रिपलिंग आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका रिपलिंग आता है, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा रिपलिंग आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका रेटिंग आएगा, ठीक है, रेटिंग आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा आपका ब्रेकिंग। चौथे नंबर पे आएगा आपका स्कूचिंग, चौथे नंबर पे आएगा स्कूचिंग। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका हैकलिंग, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा हैकलिंग आएगा, ठीक है। तो ये आप जब लिनिन का फाइबर बनाओगे तो उस समय ये वाले स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जैसे मेन जो होते हैं, तो हार्वेस्ट करोगे आप, उसके बाद रेटिंग करोगे, रेटिंग के बाद उसको सुखाओगे, ड्राइंग करोगे, उसके बाद ब्रेकिंग करोगे, उसको तोड़ोगे, फिर स्कचिंग करोगे, फिर हैकलिंग करोगे, ठीक है, फिर स्पिनिंग करोगे और फिर वीविंग के लिए लेके जाओगे। ये हमारे स्टेप्स हैं लिनिन के, ठीक है, ये हमारे लिनिन के स्टेप्स हैं। तो ये आपको याद करने हैं। अब ये तो इन्होंने कुछ ही स्टेप दिए हैं, लेकिन जो इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, सबसे पहला आपने हार्वेस्ट करना है, ठीक है। हार्वेस्ट आपने क्या यानी कि उगाया आपने उसको। हार्वेस्ट के बाद आप क्या करोगे रेटिंग करोगे, ठीक है, रेटिंग करोगे, ठीक है। रेटिंग के बाद आपने क्या किया, रेटिंग के बाद आप उसको क्या करोगे ड्राइंग करोगे, सुखाओगे जो आपके गीले हुए हैं वो, ठीक है। उसके बाद आप उसको सुखाओगे, ड्राइंग थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर पे आप उसको ब्रेकिंग करोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप उसका ब्रेकिंग करोगे, ब्रेकिंग करोगे फोर्थ नंबर पे, ठीक है। ब्रेकिंग करने के बाद आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका स्कचिंग आएगा। ब्रेकिंग के बाद स्कचिंग करोगे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ेंगे हम टेक्सटाइल में, ठीक है, टेक्सटाइल वाले चैप्टर में। स्टिचिंग के बाद आपका आएगा हैकलिंग, ठीक है, हैकलिंग के बाद आपका आएगा वीविंग, स्पिनिंग और फिर लास्ट में आएगा आपका वीविंग, ठीक है। ये आपके इस तरीके के हमारे इतने स्टेप्स होते हैं जब हम लिनिन को उत्पादन करते हैं, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू इनकरेज फूड टू पीपल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू इनकरेज फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम्स इज, ठीक है। तो ये जो आपका फिजिकल इकोनॉमिक एक्सेस बोल रहा है, ये जो फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होती है हमारे इनफ फूड, ठीक है, टू ऑल पीपल टू ऑल टाइम, तो उसको हम किसके अंदर देखते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर देखेंगे कि आपकी जो फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस है कि हर कोई व्यक्ति इनफ फूड खरीद सके हर समय अपने जीवन में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगा फूड सिक्योरिटी आपकी कितनी है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी बोलते हैं कि हमारे देश में इतना अनाज अवेलेबल होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसे ले सके जितना उसको खाना है और जितना उसको किसी भी व्यक्ति को खाने की कमी ना हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। अ सेट ऑफ डेटा वाज स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड यूजिंग एफ टेस्ट, ठीक है। एक सेट ऑफ डेटा को, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, अभी मुझे समझ में नहीं आया ये, तो इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद 7th है आपका 70th क्वेश्चन है लो वेट फॉर हाइट इज मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। अगर आप लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, मतलब जो आपकी हाइट है, लो वेट फॉर हाइट, जो आपकी हाइट है उसके कंपैरिजन में आपका वेट जो है वो कम है, ठीक है, किसके हाइट के कंपैरिजन में जो आपका वेट है वो लो है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा आपका, ये सिंपल है आपका, ये आपका वॉस्टिंग के अंदर आएगा, ठीक है। जब आपका वेट कम है यानी कि आप बिल्कुल दुबले पतले हो तो वो किसके अंदर आएगा वॉस्टिंग के अंदर आएगा, ठीक है। और ये वाला जो है आपका स्टंटिंग वाला, ये आपका क्या है स्टंटिंग में आपका हाइट पर एज आएगा, ठीक है, एज के हिसाब से आपकी हाइट कम होना, ठीक है, वो स्टंटिंग कहलाएगा। तो इसका क्या है जब वेट कम है तो आपका अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम देख रहे हैं तो वो वॉस्टिंग में आएगा। अगर हम एज के हिसाब से वेट कम होगा तो वो अंडर वेट में आता है, ठीक है। अगर हम एज के हिसाब से वेट देखते तो वो किस में आता है, अगर एज के हिसाब से हम वेट देखते, एज के हिसाब से अगर हम वेट देखते, ये एज के हिसाब से अगर हम वेट देखते तो वो किस में आता है वो अंडर वेट में आता है, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट आर। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच जो हमारे मैनेजमेंट में है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है सिस्टम अप्रोच का मैनेजमेंट में। एक है अ सिस्टम कैन बी ओपन और क्लोज। ठीक है, कोई भी सिस्टम क्या हो सकता है, ओपन और क्लोज दोनों तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं, सिस्टम हमारा ओपन और क्लोज दोनों तरह के हो सकते हैं। बी ऑप्शन है वन सब सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई अदर सब सिस्टम। तो ये गलत बोल रहा है, एक सब सिस्टम जो है वो दूसरे सब सिस्टम से अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है कि नहीं होता है, जो हम बल्कि वो इफेक्टेड होते हैं। दूसरा है एवरी सिस्टम हैज़ अ बाउंड्री। हाँ, हर सिस्टम की क्या होती है, अपनी बाउंड्री होती है, बल्कि जो सब सिस्टम है उनकी भी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, फिर होलिज्म इज अ कोर कॉन्सेप्ट। होलिज्म का जो है वो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। तो भले ही हमारे अलग अलग सिस्टम है लेकिन हम सबको लेके क्या चलते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो होलिज्म यानी कि सब एक साथ। ठीक है, तो होल का हमारा क्या है, कोर कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय मैक्रो सिस्टम। नहीं, एक सिस्टम जो है वो मैक्रो सिस्टम से अफेक्टेड नहीं होता, जी नहीं होता है अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड होता है, कोई भी सिस्टम मैक्रो सिस्टम से भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका ए, सी और डी इसके आंसर हैं। ए, सी और डी इसके आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थिंकिंग स्किल्स फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्डर एज पर ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या देखा था, एक ट्रायंगल में हम देखते थे जिसमें हमने ये सब डिवाइड किए थे 5 कैटेगरी में। तो इसमें हम देख रहे थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमारा क्या क्या है, इसको हम अरेंज करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमारा क्या है, सबसे पहला है इसमें जो सबसे लोअर लेवल पे होगा। ठीक है, लोअर लेवल पे क्या आता है, रिमेंबरिंग। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, रिमेंबरिंग आएगा। ठीक है, ये वाला रिमेंबरिंग सबसे लोअर लेवल पे आता है। फिर इसके ऊपर वाले लेवल पे क्या आता है आपका, अप्लाइंग। ठीक है, ऊपर के लेवल पे क्या आएगा आपका, सॉरी अप्लाइंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ऊपर के लेवल पे आएगा अंडरस्टैंडिंग, ये सेकंड नंबर का। ठीक है, ये वाला हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा, अप्लाइंग। फिर आप क्या करोगे, जो भी आप समझे उसको अपनी नॉलेज को अप्लाई करके देखोगे। ठीक है, तो ये आपका अप्लाइंग है। अप्लाइंग के बाद थर्ड नंबर पे, इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, अप्लाइंग के बाद आपका एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग। फिर क्या करोगे आप, चीज़ों का एनालाइज करोगे। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका, एनालाइजिंग आएगा। ठीक है, फिर आपका एनालाइजिंग के बाद क्या आएगा, इवोल्यूशन। ठीक है, एनालाइजिंग के बाद आपका आएगा इवोल्यूशन, एनालाइज, हाँ ये है एवोल्यूशन। ठीक है, फिर अब ये आपका आएगा एवोल्यूशन। 6 नंबर पे नहीं, एक मिनट, सब फर्स्ट नंबर पे है आपका, हौच पौच हो गया वो। फर्स्ट नंबर पे है आपका रिमेंबरिंग। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है ये वाला रिमेंबरिंग। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है आपका, रिमेंबरिंग के बाद है सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये वाला, ये और ये। ठीक है, 2 हो गए। सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, अप्लाइंग। थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा, अप्लाइंग। ठीक है, ये वाला थर्ड नंबर पे आएगा अप्लाइंग। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा एनालाइजिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका एनालाइजिंग, ये वाला। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा ये वाला। फिर एनालाइजिंग के बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूटिंग। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका इवोल्यूटिंग। और क्रिएट आएगा सबसे लास्ट नंबर पे। ठीक है, क्योंकि सबसे हायर लेवल जो आपकी थिंकिंग है वो क्या है, क्रिएट है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। इसमें क्या देखते हैं हम कि हमारी जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं, सबसे नीचे नॉलेज देना है, फिर कॉम्प्रहेंशन देना है, फिर नॉलेज के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर आपका अप्लाइंग आएगा, फिर आपका इस तरीके के 2 तरह की ब्लूम टैक्सोनॉमी पाई जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है ये और HD में भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसोर्स मैप डेवलप्ड ड्यूरिंग PLA हेल्प्स टू असिस्ट। ठीक है, जो आपके रिसोर्स मैप है जो हम PLA के ड्यूरिंग जो डेवलप करते हैं, रिसोर्स मैप। PLA क्या है, पार्टिसिपेटरी एंड लर्निंग एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके इसके थ्रू क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। तो इसमें जो रिसोर्स मैप वाला जो ऑप्शन, रिसोर्स मैप वाली जो कैटेगरी है उसमें आप मेन क्या देखते हो, तो आप इसमें क्या देखोगे, इसमें है हमारा स्पेशल फीचर ऑफ कम्युनिटी सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि सामुदायिक व्यवस्था का स्थानीय विशेषताएं आप किसमें देखोगे, रिसोर्स मैप के अंदर देखते हैं। ठीक है, टाइम मैप भी है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। उसमें से हमारा जो रिसोर्स मैप है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, स्पेशल फीचर ऑफ कम्युनिटी सेटलमेंट, हम इसमें कम्युनिटी सेटलमेंट हम इसमें देखते हैं। इसके अंदर आपके क्या क्या आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज इन कम्युनिटी, जैसे लैंड हो गए, हिल्स हो गए, रिवर हो गया, फील्ड आ गया, कवर हैबिटेट, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आसान क्वेश्चन है लेकिन देख लो अब ये आने लग गए हैं क्वेश्चन। पहले तो सिर्फ आता था कि एसडीजी की फुल फॉर्म आ जाती थी, या कितने किस ईयर तक आपको ख़त्म करना है, या फिर आपका कितने इसके टोटल वो हैं, ठीक है, गोल्स हैं। तो एक तो इसके 17 गोल्स हैं, ठीक है, एसडीजी के, और ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और कब तक आपको कंप्लीट करना है ये एसडीजी, आपको कंप्लीट एसडीजी का टारगेट क्या है कि 2030 तक आपको क्या करना है, ये सभी को क्या करना है, आपने अचीव करना है, ठीक है, एसडीजी, ठीक है। तो एसडीजी के सभी गोल जो हैं आपको 2030 तक अचीव करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एसडीजी है, ठीक है। फिर है आपका इसमें एसडीजी, अब इसमें ना इन्होंने कुछ एसडीजी दिए हैं, जैसे एसडीजी 5, 6, ये 1 से लेकर 17 तक हैं। तो इसमें आपका इन्होंने पूछा है कि किसके अंदर हमने इसमें हर चीज़ के अंदर रोल बनाया है। जैसे कि एसडीजी में सबसे पहला वाला क्या है, आपको पॉवर्टी हटानी है, फिर भूखमरी हटानी है, हंगर आपको 0 हंगर करना है। इस तरीके के आपके पास क्या है, 17 रोल्स हैं, ठीक है। एसडीजी के कितने रोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, ठीक है। उन गोल्स को क्या करना है, आपने अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि तब तक गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे। तो इसमें से पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला दिया है इन्होंने SDG 5, ठीक है। SDG 5 में है हमारा, SDG 5 में क्या है, इसमें ना पूरे 17 तक के अलग अलग गोल्स है। जैसे कि SDG 1 में क्या है आपका, नो पॉवर्टी, ठीक है। SDG 1 में आपका क्या आएगा, नो पॉवर्टी। SDG 2 में क्या है, 0 हंगर है। SDG 3 में क्या है आपका, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। SDG 4 में है आपका क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें इन्होंने कौन सा पूछा है, SDG 5 बोला है। तो SDG 5 में क्या है हमारा, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। SDG 5 में क्या क्या टारगेट लिया था इन्होंने कि आपको SDG 5 में क्या लेना है, जेंडर इक्वालिटी लेनी है, ठीक है। जेंडर क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। दो लड़का और लड़की के बीच का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कम करना आपका किसके अंदर है, गोल है SGD 5 के अंदर ये है, ठीक है। तो ये आपका जेंडर इक्वालिटी इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद SDG 6 के अंदर आपका कौन सा टारगेट है, SDG 6 के अंदर है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आपका SDG 6 के अंदर है, ठीक है। इधर का ही होगा ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये हमारा किसका टारगेट है, ये हमारा SDG 6 का टारगेट है। फिर SDG 7 में क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 7 का क्या है आपका, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आपको उसके अंदर लेनी है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आपको क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हर किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। फिर फोर्थ है आपका SDG 8। SDG 8 में आपका क्या है, SDG 8 में है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हर किसी को एक अच्छा वर्क मिले, डिसेंट वर्क मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हर किसी की होनी चाहिए। तो ये SDG 8 का है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके के आपके 17 तक के हैं। जैसे कि SDG 1 के अंदर क्या आता है आपका, SDG 1 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के अंदर है नो पॉवर्टी, पॉवर्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। SDG 2 के अंदर है 0 हंगर है। SDG 3 के अंदर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। SDG 4 के अंदर है क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 के अंदर है जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 के अंदर है आपका ग्रीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 7 के अंदर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 8 के अंदर है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 के अंदर है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 10 के अंदर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ठीक है, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं उसको घटाना। 11 के अंदर है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 के अंदर है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 के अंदर है आपका क्लाइमेट एक्शन। 14 के अंदर है लाइफ बिलो वाटर। 15 के अंदर है लाइफ एंड लैंड, ठीक है। 16 के अंदर है आपका पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17 के अंदर है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है, ये 17 के अंदर है। तो ये सारे SDG के हमारे गोल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 1000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है, 1000 किलो कैलोरी हमारी किसके इक्वल होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी 1 किलो कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है, 1 किलो कैलोरी हमारे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, 1 किलो कैलोरी हमारा 4.184 जूल के अंदर होती है। तो 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से हमारे पास कितने होंगे, 4184 किलो जूल हमारे पास होंगे, क्योंकि 3 जो पॉइंट्स हैं
ये आपके इधर खिसक जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा 1000 से जब इसको गुणा करोगे तो 4184 किलो जूल आपका आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 4184 किलो जूल इसका आंसर है। तो 1 किलो कैलोरी में आपके कितने किलो जूल होते हैं 4.184 होते हैं। तो 1000 किलो कैलोरी में क्या होंगे आपके 4184 किलो जूल आपकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। फिर है 76 क्वेश्चन है अरेंज द स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको सीक्वेंस में, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्याजे का क्वेश्चन है ये, और हर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछने को मिलेगा आपको बीएससी से लेके पीएचडी तक। तो पहला क्या है आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है वो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है, 2 से 6 साल तक, 6 से 12 साल तक, और 12 से ऊपर की एज में फॉर्मल एजुकेशन, 12 या 14 के ऊपर की एज में क्या होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। फिर ये आपको मैच करने हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये, ठीक है। तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में हमारा है यू टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और पियर्सन आर, ठीक है। तो इसमें के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे यू टेस्ट है, यू टेस्ट को हम क्या बोलते हैं मैन वाइटनी टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यू टेस्ट हमारा क्या है मैन वाइटनी टेस्ट है। सेकंड वाला एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट हमारा क्या है आपका 1 वे एंड 2 वे दोनों तरह का हो सकता है हमारा एफ टेस्ट, 1 वे हो सकता है और 2 वे हो सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट है हमारा गुडनेस ऑफ फिट चेक करने के लिए हम कौन सा करते हैं कि कोई भी जो मॉडल है वो कितना अच्छा है, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट चेक करने के लिए हम करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। फोर्थ है हमारा पियर्सन रिलेशन है, पियर्सन वाला है वो हमारा एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये स्टैट्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब विंडो स्टिल हाइट, अच्छा सिल है ये, सॉरी। अ विंडो सिल हाइट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम शुड जनरली बी, ठीक है। जो आपका रूम विंडो की जो सिल है, जो विंडो का नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए आपके फ्लोर से, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 0.75 मीटर से 1.5 मीटर तक, ठीक है। तो 0.75 मीटर से लेकर के 0.75 मीटर से लेकर के आपकी कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 90 टू 110 सेंटीमीटर तक की हाइट में ये होनी चाहिए आपकी जो विंडो है, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो जो भी है, पर इसका जो सही मेज़रमेंट है वो आपका 90 टू 110 सेंटीमीटर का आंसर है, ठीक है। तो 70 टू 80 आप इसमें मान सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वाला है, ठीक है। तो आपका मतलब कितना होगा लगभग आपका 90 से लेकर के 110 सेंटीमीटर की हाइट में आपका विंडो की जो नीचे का पोर्शन होता है जिसे हम सिल बोलते हैं वो होना चाहिए दीवार पे, ठीक है। फिर 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन में वही है एडजर्शन और रीजन वाला। इन यूनियन डाई, ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जो यूनियन डाई है, ठीक है, यूनियन डाई जो है हमारी अ फैब्रिक कंटेनिंग 2 और मोर जेनरिक फाइबर टाइप्स कैन बी डाइड इन अ सिंगल यूनिफॉर्म कलर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है अ फैब्रिक कंटेनिंग 2 और मोर जेनरिक फैब्रिक, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जेनरिक फाइबर्स को हम इस फैब्रिक को हम क्या कर सकते, फाइबर्स को हम इसमें डाई कर सकते हैं। कैन बी डाइड इन अ सिंगल यूनिफॉर्म कलर, इनको हम सिंगल यूनिफॉर्म कलर में डाई कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, ठीक है। यूनियन डाई में इसलिए इसका नाम यूनियन डाई है, जो जोड़ने वाली डाई, ठीक है। यूनियन डाई में 2 या अधिक सामान्य रेशा प्रकारों को मिलाते हुए कोई वस्त्र किसी एक समान रंग में रंगा जा सकता है, तो ये ट्रू है। अ डाई हैविंग एफिनिटी फॉर बोथ फाइबर्स इज यूज्ड टू डाई द फैब्रिक, ठीक है। तो दोनों प्रकार के रेशों में सादृश्य रखने वाला कोई रंजक वस्त्र रंगने में प्रयुक्त होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला आपका क्या है इसमें फॉल्स है, ठीक है। पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला आपका ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो उसमें फॉल्स है, ठीक है। फिर है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया क्या कहलाते हैं आपके, ये हैं आपके वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन है ये आपके वाइट रिवोल्यूशन है। मिल्क रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, वाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये फाउंडर है हमारे अमूल के, ठीक है। किसके फाउंडर है, अमूल के, यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के फाउंडर हैं आपके वर्गीस कुरियन। और साथ ही साथ कौन है इनके, त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल, ठीक है, किशी भाई पटेल। ये आपके इसके साथ वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास और कृषि भाई पटेल ने मिलकर के अमूल को के संस्थापक ये थे, ठीक है, जो आपका अमूल डेयरी है। फिर नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है।
रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले हो गया आपका, फिर डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर, साइमुलेशंस और आपके ओरिएंटेशंस, ठीक है। ये आपके कुछ हैं स्टेप्स इसमें से अगर रोल प्ले देखोगे आप, तो रोल प्ले के अंदर क्या आएगा, रोल प्ले मतलब किसी को रोल को प्ले करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शंस में क्या है रोल प्ले के अंदर, ये आएगा आपका रोल प्ले में है आस्किंग पार्टिसिपेंट टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर टू रोल, ठीक है। मतलब पार्टिसिपेंट से पूछना कि वो दूसरे का बिहेवियर को अडॉप्ट करें, ठीक है। सहभागियों को भूमिका के अनुरूप अपने व्यवहार को अनुकूल करने के लिए कहना, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, ये रोल प्ले हो गए, ठीक है। रोल प्ले के बाद नेक्स्ट वाला है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में क्या आएगा आपका, डेमोस्ट्रेशन में आएगा परफॉर्मिंग टास्क और एक्सपेरिमेंट विद डेट इलिस्ट्रेट नॉलेज, ठीक है, डेट इलिस्ट्रेट नॉलेज, ज्ञान दर्शाने के लिए कार्य का प्रयोग करना, ठीक है। ये आपका डेमोस्ट्रेशन में आएगा, ठीक है। बी का आंसर है डेमोस्ट्रेशन का ये, ठीक है। तो ये किसका है, ये आपका डेमोस्ट्रेशन का आंसर है, ठीक है। नहीं सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है। परफॉर्मिंग डेमोस्ट्रेशन में ये होता है ना कि वो स्किल्स को परफॉर्म करके दिखाते हैं सामने और आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वो डेमोस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद है लेक्चरिंग मेथड। लेक्चरिंग मेथड में आपका क्या आएगा, लेक्चरिंग मेथड में है लेक्चरिंग मेथड में ऊपर है ये कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इन अ वर्बल एंड विजुअल फॉर्मेट, ठीक है। वर्बल और विजुअल फॉर्मेट में आप क्या करते हो, अपने नॉलेज को कम्युनिकेट करते हो, अपने नॉलेज को सामने वाले को देते हो वर्बल और विजुअल फॉर्म में, पिक्चर्स दिखा के या बोल करके। वो क्या कहलाएगा, आपका लेक्चर मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो वो लेक्चर मेथड कहलाएगा। इसके बाद है साइमुलेशंस है हमारे, ये क्या है, ये आपके कहलाते हैं हाँ इमिटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन और अ प्रोसेस, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ क्या की जाती है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन बना दिया जाता है और उसमें आपको सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं साइमुलेशंस, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आपको वो चीज़ सिखाई जाती है, इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन और अ प्रोसेस, वस्तु स्थिति या प्रक्रिया की अनुकृति, ठीक है। फिर है आपको मतलब कि इसका मतलब समझा है, मतलब अगर आपको पायलट की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में वो तो दे नहीं देंगे फ्लाइट, तो वो क्या करते हैं, एक उनके पास रियल वर्ल्ड एक फ़्लाइट जैसा बिल्कुल दिखने वाला अंदर पूरा सेटअप होता है, उसमें वो जाकर के पहले ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद असली फ्लाइट जो है उसके हाथ में देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर है ओरिएंटेशन। इसके बाद दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है आपका, ओरिएंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड कल्चर टू हेल्प इंडिविजुअल्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने देखे ही हैं, वो वाले प्रोग्राम होते हैं जब कोई नया बच्चा आपके पास आता है तो वो क्या करता है, आपको आकर के आपके साथ सीखता है चीज़ों को, ठीक है। तो उसको पहले अपने बारे में सब कुछ सिखाते हो आप, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई नया अगर एम्प्लॉयज आए तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी होती है, इंट्रोड्यूस करते हैं आप इन्वायरमेंट को, कल्चर को, टू हेल्प इंडिविजुअल गेट स्टार्टेड, जिससे क्या होगा, व्यक्ति जो है वो स्टार्ट करने में उसको हेल्प हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कौन सी है, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। इसमें से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कौन सी होगी, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, ठीक है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपकी कौन सी है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। बहुत सारी एनीमिया होती है ना, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कौन सी होगी, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एडजस्टमेंट टू पेरेंटहुड्स आर, ठीक है। जो वो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडजस्टमेंट टू पेरेंटहुड आर, ठीक है। एक तो एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रेगनेंसी, कि आपका जो प्रेगनेंसी के प्रति जो एटीट्यूड है वो क्या है। सेकंड है एज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ये भी आपको इफेक्ट करेगा कि आप किस तरीके के पेरेंट्स बनोगे। द चाइल्ड टेम्परामेंट, हाँ भाई ये भी इफेक्ट करेगा। फ्रेंडशिप और पेयर सेंटर्ड रोल जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर पेरेंटहुड की बात करें हम, तो क्या क्या चीज़ इफेक्ट करेंगे, एक तो एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रेगनेंसी, एज ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड टेम्परामेंट जो है वो आपको इफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अच्छा कन्वर्टेबल कॉलर, ठीक है। कन्वर्टेबल कॉलर्स इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है। कौन सा है कन्वर्टेबल कॉलर्स, जो होते हैं हमारे स्टैंड कॉलर्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टैंड में और उसमें फोल्ड में, तो उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये आपका इसका है बूस्ट शर्ट वाला, ठीक है। बूस्ट शर्ट कॉलर कौन सा होते हैं, जो आपके क्या है कन्वर्टेबल कॉलर का एग्जाम्पल है। बाकी ये तीनों जो है वो कन्वर्टेबल कॉलर नहीं होते, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कैरिंग आउट अ केस स्टडी आर। ठीक है, केस स्टडी अगर आपको कोई भी केस स्टडी करनी है तो क्या क्या स्टेप्स आपके इसमें पाए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ये करोगे। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, सेकंड नंबर पे आप करोगे सेटिंग द रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन को सेट करोगे आपकी जो भी रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है। थर्ड नंबर पे आप करोगे आइडेंटिफाई द केसेस आइडेंटिफाई द केसेस टू बी स्टार्टेड। ठीक है, जो भी आपके केसेस हैं उनको स्टडी करनी है, उनको आइडेंटिफाई करोगे आप। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, फोर्थ नंबर पर कैरिंग आउट फील्ड वर्क शुरू करोगे। फिर लास्ट में आप कंसिडरिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, कंसिडरिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो पहले नंबर पे क्या करोगे आप, सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे करना है सेटिंग द रिसर्च डिज़ाइन। सेकंड नंबर पे आप रिसर्च डिज़ाइन को सेट करोगे। थर्ड नंबर पे आप करोगे जो भी आपके आइडेंटिफाइंग द केसेस टू बी स्टडीड हैं। ठीक है, जो भी स्टडी करना है उनको उन केसेस को आइडेंटिफाई करोगे। फिर फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, कैरिंग आउट द फील्ड वर्क। फिर फिफ्थ नंबर पे आप करोगे उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कंसीडर करोगे। ठीक है, ये आपकी केस स्टडी है। जो कोई आप केस स्टडी लेते हो, आप किसी की इन डेप्थ स्टडी करते हो रिसर्च में, तो उसके ये स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। ठीक है, अरेंज द स्टेप्स टू ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। जो आपको इन प्रोसेस सीक्वेंस को अरेंज करना है।